हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है योगेश और मैं आज आपको सक्सेस ट्री के हमारे प्लेटफॉर्म से वेलकम करता हूं। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020-2020 इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और वो पढ़ेंगे कैसे? एमसीक्यूज़ की फॉर्म में पढ़ेंगे। ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स हैं आ चुके हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन अभी तक आपको कोई ऐसा लेक्चर्स नहीं मिला होगा जहां पर इस पॉलिसी को एमसीक्यूज़ की फॉर्म में पढ़ाया गया हो। तो आपको पता है जैसे कि ये जो पॉलिसी है 2 दिन पहले मतलब 29 जुलाई को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई थी। तो कभी कभार कुछ इस तरह के एग्जाम्स में आ जाता है कि ये कब आई थी पॉलिसी, एग्जैक्ट डेट्स वगैरह याद रखनी भी बड़ी ज़रूरी है। तो 29 जुलाई को ये जो पॉलिसी आई थी उसको हम पढ़ेंगे आज एमसीक्यूज़ की फॉर्म में। और होप सो आप पूरी एंड तक देखिए ये वीडियो, ताकि आपको सारे के जो सारे क्वेश्चन हैं बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो सकें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि हमारी जो एचआरडी मिनिस्ट्री है उसका नया नाम क्या था। तो एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो इसका जो नया नाम है हमने जो रखा है वो रखा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नाम कुछ नया है। जब देश आज़ाद हुआ हमारा तो उसके काफ़ी साल बाद हमारी ये जो मिनिस्ट्री थी एजुकेशन की उसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही था। तो 47 से लेकर देश आज़ाद हुआ तो 1985 तक, तो 1985 तक हमारी ये जो मिनिस्ट्री थी एजुकेशन से रिलेटेड उसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही था। लेकिन राजीव गांधी के टाइम पीरियड पे 1985 के बाद इसको उन्होंने एक नया नाम दे दिया, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, कि जितने भी ह्यूमंस हैं उनको हमने एक रिसोर्स माना और उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना है। तो एजुकेशन उसमें एक पार्ट था। तो लेकिन अभी बहुत सालों से इस तरह की बातें उठ रही थी, इस तरह के जो लोग बोल रहे थे कि हमारी भारतीय संस्कृति में शायद जो मानव है, जो मनुष्य है, जो हमारा जो ह्यूमन है, तो उसको हम एक रिसोर्स नहीं हम मान सकते, क्योंकि उसकी बड़ी वैल्यू है, एक लाइफ है उसके अंदर। तो कभी कभार थोड़ी बहुत इस तरह की बातें उठा करती थी। तो गवर्नमेंट ने अभी जो एजुकेशन पॉलिसी में जितने भी जो चेंजेस लेकर आई है तो उसमें से एक इन्होंने जो नाम है वो दोबारा से क्या कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया। ठीक है, तो जब 1947 के बाद जब हमारी पहली कैबिनेट बनी तो हमारे जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे उनका नाम था डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो ये जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे तो ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। और इनका जो स्पेसिफिक मैंने जिक्र इसलिए किया है क्योंकि इनका जो बर्थडे है, इनका बर्थडे होता है 11 नवंबर को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो बर्थडे है वो 11 नवंबर होता है। और इस दिन हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो ऑफिशियली ऑब्जर्व करती है नेशनल एजुकेशन डे भी। ठीक है, तो नेशनल एजुकेशन डे वो ऑब्जर्व करती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और ऑफिशियल तौर पे उसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमारे यहाँ पर ये 1985 तक, 1947 से 1985 तक हमारी मिनिस्ट्री का नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही था। और अब अप्रोक्सीमेट 35 साल के बाद दोबारा से एचआरडी से दोबारा से इसका नाम क्या कर दिया गया है, एचआरडी का नाम क्या रख दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। सिर्फ इसका नाम ही नहीं है, हमने कुछ सालों में देखा है, शायद मोदी गवर्नमेंट इस वजह से जानी जाए इतिहास में, क्योंकि नाम काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए थे, चाहे वो स्कीम्स के हों, शहरों के हों, ठीक है, चाहे वो मिनिस्ट्रीज़ के हों। और लगभग सारी चीज़ें हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि मैं आपको हम अगर बात करें और जो नाम, जैसे अभी कुछ टाइम पहले ही हमारी जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री थी उसका नाम भी इन्होंने चेंज करके फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री रखा। चाहे तो इस तरह की जो मिनिस्ट्रीज़ के नाम के साथ साथ स्कीम्स थी, चाहे वो हमारी स्वाभिमान थी उसका नाम जनधन हुआ, निर्मल भारत था वो स्वच्छ भारत हुआ। तो और भी बहुत सारे जो शहर हैं उनके नाम चेंज हुए। तो इनके सारे के सारे जो नाम हैं इनकी आप एक लिस्ट बनाइए और उनको आप याद कीजिए, वो बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। क्योंकि अभी वो मैं आपको अलग से दे भी दूंगा, क्योंकि अभी हम पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं, एजुकेशन पॉलिसी, तो अभी सिर्फ हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम जो बात कर रहे थे एचआरडी का नया नाम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि ये जो हमारी पॉलिसी है, ठीक है, तो आज़ादी के बाद 1947 के बाद ये कौन सी भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड पॉलिसी है, थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। इससे पहले 1968 में
हमारी पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी। तो ये जो हमारी 1968 में ये पॉलिसी थी, ये इंदिरा जी के टाइम पीरियड में आई, और फिर 86 में राजीव गांधी के टाइम पीरियड पे आई, और तीसरी बार ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये मोदी जो साहब हैं वो लेकर आए हैं। और मैं अगर बात करूं इन पॉलिसीज़ के अलावा भी कुछ जो छोटे मोटे जो अमेंडमेंट्स हैं होते रहे हैं हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ में, जैसे कि अगर मैं बात करूं वाजपेयी जी के टाइम पीरियड में 2002 में अगर मैं बात करूं तो जो राइट टू एजुकेशन है उसको फंडामेंटल राइट का दर्जा दे दिया गया था। 86वीं जो अमेंडमेंट थी हमारी 86th अमेंडमेंट थी, जिसमें कि जो एजुकेशन को हमने फंडामेंटल राइट दे दिया गया, कंपलसरी कर दी एजुकेशन। और इसके अलावा भी बहुत सारे जो चेंजेस हैं टाइम टू टाइम होते रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं जो मेजर जो पॉलिसी अगर जो बनी है वो बनी है हमारी 68 में और फिर 86 में। इससे जुड़े मैं एक दो क्वेश्चन और भी आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है। 1976 से पहले 1976 से पहले 1976 से पहले जो हमारी एजुकेशन थी ये स्टेट लिस्ट में थी। बिफोर 1976 स्टेट लिस्ट का मतलब है कि एजुकेशन किस तरह की होनी चाहिए या किस तरह की जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, इसके ऊपर जो डिसीजन था, फैसला था, वो स्टेट गवर्नमेंट्स किया करती थी, ठीक है। तो लेकिन अब 1976 में जो हमारे हिंदुस्तान की 42वीं अमेंडमेंट थी, तो 42वीं अमेंडमेंट के बाद इसको हमने कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया। कंकरेंट लिस्ट का मतलब है कि जितनी भी एजुकेशन से जुड़ी जो पॉलिसीज़ होंगी या स्कीम्स होंगी उनको स्टेट और सेंटर मिलकर उसको चलाएंगे, उसके लिए फंडिंग भी वो इकट्ठे करेंगे, ठीक है। तो 1976 से पहले ये स्टेट लिस्ट था और उसके बाद ये कंकरेंट लिस्ट में आ गया, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बता दूं, जो हमारा 7वां शेड्यूल है हमारी पॉलिटी का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो 7वें शेड्यूल में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स हैं, तो उसमें जो हमारा जो एजुकेशन है, एजुकेशन को हमने अब किस में रखा है, कंकरेंट लिस्ट में रखा है, ठीक है। और ये क्योंकि आज़ादी के बाद की हम बात कर रहे हैं, आज़ादी के पहले भी सबसे पहली बार एजुकेशन के ऊपर जो पॉलिसी थी 1835 में, जो विलियम बेंटिक हिंदुस्तान के उस टाइम पीरियड के गवर्नर जनरल थे, तो उन्होंने जो लॉर्ड मकॉले को बुलाया था और उन्होंने हमारी एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी। और उसके बाद भी टाइम टू टाइम जो अंग्रेज़ थे अपने अकॉर्डिंग, सहूलियत के अकॉर्डिंग उसमें थोड़े बहुत चेंजेस वो करते रहे। तो आज़ादी के बाद की बात करें तो ये हमारी कौन सी भी पॉलिसी है, ये थर्ड है। पहली थी हमारी, आपको पता है कि 68 में, ठीक है, और दूसरी हुई हमारी 86 में, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि इस एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जीडीपी का कितना % है हम एजुकेशन में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हमारा है 6%, ठीक है। तो आमतौर पे कई सालों से, पिछले कई दशकों से आमतौर पे अप्रोक्सीमेट 3 से 4% ही हमारा जो जीडीपी का हम एजुकेशन में प्रोवाइड कर रहे थे। और बहुत सारी जो एजुकेशन से जुड़े जो रिफॉर्मर्स थे उनकी डिमांड थी कि एजुकेशन का जो बजट है वो इंक्रीज़ किया जाए। तो अब क्योंकि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी ये बीजेपी के 2014 का जब इलेक्शन था, तो उनके प्रपोजल में थी कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो इसको हम ज़रूर एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव लेकर आएंगे और बजट भी बढ़ाएंगे एजुकेशन में। तो अभी जो गवर्नमेंट ने अपनी जो दूसरी टर्न्योर है इसमें इसको पूरा करके कितना कर दिया है, 6 कर दिया है। तो अभी जीडीपी का हम अपने जो 6% है वो हम एजुकेशन में प्रोवाइड करेंगे। तो इसके मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारा इस साल का जो बजट था 2020 का, जो निर्मला सीतारमन जी ने प्रेजेंट किया था 1 फरवरी को, तो उसमें अप्रोक्सीमेट 99,000 करोड़
अप्रोक्सीमेट 99,000 करोड़ के लगभग हमने जो पैसा है एलोकेट किया था एजुकेशन में। और अब इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत आने वाले सालों में ये जो बजट है हमारा और भी बढ़ जाएगा, और हमें उम्मीद है कि इसके बढ़ने से हमारी चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन हो, चाहे हमारी वोकेशनल एजुकेशन हो, तो सभी बच्चों को बहुत इसका फ़ायदा मिलेगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है NRF स्टैंड्स फॉर, ठीक है। तो NRF स्टैंड्स फॉर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन नाम से क्लियर है कि रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए जो गवर्नमेंट है उसने एक फाउंडेशन बनाया है। तो ऑलरेडी इसको जिक्र किया गया कि जैसे USA में जो बच्चों के ऊपर जो स्पेसिफिक साइंस के ऊपर या टेक्निकल एजुकेशन में जो रिसर्च के लिए उन्होंने US नेशनल साइंस एजुकेशन एक फाउंडेशन बना रखा है। तो उसी की तर्ज के ऊपर, जैसे वहाँ का उनका जो रिसर्च फाउंडेशन है, साइंस फाउंडेशन है, तो उसी की तर्ज के ऊपर हम भी रिसर्च के ऊपर जो फाउंडेशन के लिए अलग से फंड बनाएंगे और उसका एक तरह से उसको रेगुलेट करने के लिए ये NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की जो है क्रिएशन की जाएगी, ठीक है। तो NRF स्टैंड फॉर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है। फिर हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है कि ये जो 10+2 सिस्टम है इसको हमने किससे रिप्लेस किया है। तो ये जो सिस्टम है बड़ा आमतौर पे बड़ा सिंपल इसको समझने का तरीका है 10वीं + 2 11वीं 12वीं +1 +2, ठीक है। तो इस सिस्टम को भी जो गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी में चेंज कर दिया है, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया है 5+3 + 3 + 4। तो इसका मतलब क्या है 5 + 3 + 4, ठीक है। तो मैं 1-2 दिन से देख रहा था कि बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे इस तरह से वो बात कर रहे हैं कि 4 का मतलब है कि 12वीं जो क्लास है वो हट जाएगी, ठीक है। तो उनको लगता है कि 5वीं 8वीं 11वीं और उसके बाद सीधा कॉलेज शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग है कि पहले 5 साल हैं आपकी जो बिफोर फर्स्ट क्लास, ठीक है, आपको प्री नर्सरी LKG UKG में लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको इन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया, पहले 5 साल को कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से पहले ही आपको 3 साल अपनी बेसिक एजुकेशन भी लगाने पड़ेंगे और फिर आप फर्स्ट सेकंड करेंगे, फिर सेकंड के बाद आप फिफ्थ स्टैंडर्ड तक आपके ऊपर बहुत फोकस्ड किया जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको दिए जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा जो 5th to 8th, ठीक है, 8th स्टैंडर्ड तक बच्चों के ऊपर जो टीचर्स स्पेसिफिक उनको अलग अलग कोर्सेज में, चाहे वो कोडिंग हो, चाहे वो वोकेशनल ट्रेनिंग हो, इस तरह की एजुकेशन के ऊपर जोर दिया जाएगा। और जैसे ही बच्चे की 8वीं क्लास होती है, 8th स्टैंडर्ड वो क्रॉस करता है, तो तब बच्चे के पास एक चॉइस होगी कि वो कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स वो पढ़ना चाहता है, ठीक है। अभी का जो सिस्टम है वो 10वीं के बाद है, हमारी चॉइस आता है कि आप मेडिकल में जाना चाहते हैं, नॉन मेडिकल में जाना चाहते हैं, कॉमर्स या ह्यूमैनिटी में। तो यहाँ पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि अगर कोई मेडिकल के सब्जेक्ट्स बच्चा पढ़ता है, बायो पढ़ता है, तो वो हिस्ट्री भी पढ़ सकता है। अगर कोई बच्चा अकाउंट्स पढ़ता है तो वो फिजिक्स भी पढ़ सकता है। तो आप अपनी मर्जी के जो सब्जेक्ट्स हैं, आखिरी के जो 4 साल हैं, जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक रहेंगे, तो उनको आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हालांकि मेजर और माइनर का इसमें जो सीन है वो ज़रूर रहेगा। तो 5 + 3 + 3 + 4 ये जो एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, इसने अब रिप्लेस कर दिया है पुराने सिस्टम में, जिसको हम 10+2 सिस्टम कहा करते थे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि ये जो पॉलिसी है इसने कौन सी जो पॉलिसी को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो 1986 आज से 34 साल पहले जो पॉलिसी आई थी राजीव गांधी के टाइम पीरियड में, तो उस पॉलिसी को इसने रिप्लेस कर दिया है। तो इससे पहले जो पॉलिसी थी हमारी 68 में थी और फिर 86 में थी और अभी कहाँ ये 2020 में आई है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है 34 साल के बाद है, एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें बदलाव आया है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मदर टंग को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन सी क्लास तक रखा जाएगा। हालांकि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा ही करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा करने की हिदायतें दी गई हैं कि 5वीं क्लास तक, ठीक है,
ये जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ताकि बच्चों को टीचर्स के साथ उनकी कनेक्टिविटी और बेटर हो, जो नॉलेज है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है और अच्छी हो। क्योंकि हम दुनिया में देखते हैं कि जितने भी जो डेवलप्ड देश हैं, तो उनमें से बहुत सारे उन्हें अपनी इवन हायर एजुकेशन तक, स्कूलिंग से लेकर हायर एजुकेशन तक अपनी जो मदर टंग है उसको ही उन्होंने प्रमोट रखा है और सिलेबस भी उसी में रखे हैं। चाहे वो जापान हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाइना हो, चाहे वो रशिया हो, तो अपनी मदर टंग को प्रमोट किया। और इस वजह से उनके यहाँ पर जो रिसर्च है या फिर अलग अलग फील्ड्स में जो लोगों की जो डेवलपमेंट है, चाहे वो देश की डेवलपमेंट है, वो बहुत ज़्यादा हुई है। तो हम भी चाहते हैं कि अब जो बच्चों को उनकी मदर टंग में ही बढ़ावा दिया जाए, ताकि बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है अच्छी हो। तो अभी फ़िलहाल क्लास 5th तक गवर्नमेंट ने कहा है कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो किस में हुआ करेंगी, वो 5वीं तक होंगी। हालांकि कोई ऐसा नहीं है कि वो ऐसा करना ही पड़ेगा, लेकिन उनकी एक तरह से हिदायतें हैं, एक तरह से उन्होंने सजेशन में इसको रखा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले मैं बता दूं, मदर टंग से जुड़ा हमारा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पे भी इस मुद्दे को बड़ा इमोशनली लिया जाता है, तो यूनाइटेड नेशन इसको ऑब्जर्व करता है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे को हर साल 21 फरवरी को, ठीक है, 21 फरवरी को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। अभी तक मैं आपको 2 डेज भी बता चुका हूँ। नेशनल एजुकेशन डे हमारा 11 नवंबर, मौलाना अबुल कलाम जी का जो बर्थडे होता है, और इस दिन मदर लैंग्वेज डे है, यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व करता है। और मातृभाषा से जो जुड़ा जो ये भावनात्मक पूर्व ये जो मुद्दा है, ठीक है, तो पूरी दुनिया में ये जो छाया हुआ है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 8वां, कि जो कोडिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग की जो इंटीग्रेशन है वो किस क्लास से शुरू की जाएगी। ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूं कि जो दूसरा बच्चों का जो तीसरा फेस होगा, तीसरा फेस का मतलब है कि जो 5+3+3, तो ये जो तीसरा फेस है जहां पर 6ठी से 8वीं तक का जो बच्चा है वो पढ़ेगा, तो उनको ताकि आने वाले टाइम पीरियड में जो एम्प्लॉयमेंट जो जनरेशन हो सके, अगर वो कोडिंग सीखता है, अगर वो बहुत सारे वोकेशनल ट्रेनिंग लेता है, तो एटलीस्ट उसको जब एजुकेशन कंप्लीट होती है तो उसके बाद एक नए सिरे से अपना जो काम है, अपने नए सिरे से जो अपनी एजुकेशन है शुरू नहीं करनी पड़ेगी। तो ये जो ट्रेनिंग है जो बच्चों को दी जाएगी 6ठी क्लास से, ठीक है। कौन सी ट्रेनिंग? कोडिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग की, क्योंकि पूरी दुनिया में आज कोडिंग से ही पूरी दुनिया चल रही है, हम बोल सकते हैं, ठीक है। जितने भी बैंकिंग सिस्टम है, इंश्योरेंस सिस्टम है, गवर्नमेंट सिस्टम्स हैं, इंश्योरेंस मतलब एवरीथिंग, ठीक है। तो गवर्नमेंट अब चाहती है कि जो बच्चों को ये एक प्राइमरी जो स्कूल है तो उन्हीं में ही इनको सिलेबस में लाया जाए, ताकि जो बच्चों को आफ्टर +2 स्पेसिफिक जब वो फील्ड लेते हैं, जो बच्चे आईटी में जाते हैं, तो उन्हीं को ही हम ये एजुकेशन क्यों दें, सभी बच्चों को इसकी जो इंफॉर्मेशन है मिलनी बड़ी ज़रूरी है। तो 6th क्लास से कोडिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग की जो इंटीग्रेशन है वो की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इस एजुकेशन पॉलिसी में इज एनी प्रपोजल फॉर रेगुलेटर ऑफ हायर एजुकेशन इन मेडिकल एंड लीगल स्टडीज, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने अभी कहा है कि लीगल स्टडीज और मेडिकल जो स्टडीज़ हैं तो इनको छोड़कर बाकी जितने भी हमारे अलग अलग स्ट्रीम हैं, चाहे वो हमारा ह्यूमैनिटी से जुड़े हों, ठीक है, चाहे वो अपने टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हों, तो उन सभी जो रेगुलेटर्स को ख़त्म करके एक सिंगल रेगुलेटर बनाया जाएगा। जैसे आप सब ने नाम सुना होगा यूजीसी का, या फिर एआईसीटी का, या फिर एनसीटीई का, तो इन सभी को ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन मेडिकल और लीगल स्टडीज़ के लिए कोई नया रेगुलेटर नहीं होगा, तो जो इनके ऑलरेडी रेगुलेटर हैं वही इसमें काम करेंगे। हालांकि इनको छोड़कर बाकी सभी एजुकेशन के लिए एक सिंगल रेगुलेटर की इन्होंने बात की है। तो इसका जो आंसर है वो नो है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है कि जो गवर्नमेंट का जो गोल है, एम्बिशियस गोल है पॉलिसी से जुड़ा हुआ, कि 50% बच्चों को हम हायर एजुकेशन तक हम चाहते हैं कि वो चले जाएं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा अगर समझाऊं तो इसका मतलब है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो स्कूलिंग में ही या स्कूलिंग के बाद अपना जो एजुकेशन है वो छोड़ देते हैं अलग अलग रीजंस की वजह से, एम्प्लॉयमेंट की वजह से, या फिर घर में ज़्यादा गरीबी होने की वजह से। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कह रही है कि हम को कोशिश करनी है कि हमें 2035 तक 2035
तक हमें क्या कर रहे हैं कि बच्चों को जो स्कूलिंग जिनकी शुरू हुई है कि एटलीस्ट 50% बच्चों को हमें हायर स्टडीज़ तक लेके जाना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है 2035। ठीक है, फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां कि जब 1968 की पॉलिसी आई थी, तो 1968 की जो पॉलिसी थी जब वो आई इम्प्लीमेंट हुई, तो उस टाइम देश के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर? और उस टाइम पीरियड में हमारे प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ठीक है, तो जो इंदिरा गांधी जी थे वो हमारी देश की प्रधानमंत्री बनी थी 1966 में। तो 1966 से लेकर वो 1975, ठीक है, तो इमरजेंसी उन्होंने लगाई थी, तो इमरजेंसी पहले तक वो प्रधानमंत्री रही, और फिर 1980 के चुनाव में दोबारा से वो जीत कर आई, और अपनी असैसिनेशन तक 1984 तक वो देश के जो प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, तो ये 9 साल और फिर आगे के जो 4 साल हैं वो प्रधानमंत्री रहे थे। तो उस टाइम पीरियड में जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो जाकिर हुसैन थे, और प्राइम मिनिस्टर थी 1968 की पॉलिसी के टाइम पीरियड में इंदिरा गांधी थे। ठीक है, फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जो हमारी 1986 की जो पॉलिसी थी, 1986 की जो दूसरी आज़ादी के बाद हमारे यहाँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, तो उस टाइम पीरियड में हमारे देश में प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या है? राजीव गांधी है, जो इंदिरा गांधी के बड़े लड़के थे। तो राजीव गांधी ये जो पॉलिसी लेकर आए, और राजीव गांधी के टाइम पीरियड में जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे वो थे ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? राजीव गांधी है। राजीव गांधी जी 1984 में देश के प्रधानमंत्री बने, और 1989 तक 5 साल तक वो लगातार देश के प्रधानमंत्री बने रहे। ठीक है, तो जो ज्ञानी जैल सिंह थे वो उस टाइम पीरियड में प्रेसिडेंट थे। ठीक है, अभी प्रेसिडेंट कौन है आप सबको पता है, हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं, जो 2022 तक हमारी जो टर्नओवर है उनकी कंप्लीट होगी, और हम 2022 के बाद लेट्स सी फिर यही आगे कंटिन्यू कर पाते हैं या कोई और, ये तो वक्त ही बताएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि 13वां क्वेश्चन है, इस पॉलिसी में जो गवर्नमेंट बात कर रही है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की, कि सभी बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड हो। ठीक है, वैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो 86वीं अमेंडमेंट थी 2002 की, तो उसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि सभी जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, उनको राइट टू एजुकेशन है, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो 86th अमेंडमेंट थी, 86th अमेंडमेंट में कहा गया कि कि हमें 6 से 14 साल के बच्चों को हम बिल्कुल फ्री कंपलसरी एजुकेशन देंगे। तो यहाँ पर जो बात हो रही है हमारे यहाँ पर कि सेकेंडरी लेवल का जो एजुकेशन है, मतलब 10वीं तक का जो एजुकेशन है वो हमें 100% है बच्चों को प्रोवाइड करना है, उनकी स्कूलिंग तक हमें उन्हें पढ़ाना है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसका जो टारगेट रखा है वो टारगेट रखा है 2030। ठीक है, कि 100% बच्चों को हमें 10th जो है वो 10th तक लेके जाना है। ठीक है, तो 2030 का ये टारगेट है। ठीक है, इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, 10th क्वेश्चन था, उसका जो आंसर था अगर आपको याद है 2035 था, लेकिन 2035 के लिए टारगेट क्या था कि हमें क्या करना है कि हायर एजुकेशन तक बच्चों को लेके जाना है, 50% बच्चों को, और यहाँ पर सभी बच्चों को हमें 10th तक लेके जाना है। ठीक है, 2030 तक लेके जाना है। तो ये जो टारगेट्स हैं उनके ईयर्स याद रखने बड़े ज़रूरी हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन तक जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 14th, कि जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो हमारा 10+2 सिस्टम है, अब उसको रिप्लेस कर दिया है किसने? 5+3+3+4। तो इनका एज ग्रुप क्या रहेगा? ठीक है, तो एज ग्रुप क्या रहेगा? तो इसका जो आंसर है कि 3 साल का जो बच्चा है उसकी एडमिशन होगी स्कूल में। ठीक है, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो 3 साल का बच्चा प्री नर्सरी करेगा, तो LKG UKG और फिर फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड तक जाएगा। तो पहले जो 5 साल है, ठीक है, तो वो पढ़ेगा सेकंड तक। फिर उसके बाद अगले जो 3 साल हैं, ठीक है, उसकी जो उम्र हो जाएगी 8 से 11। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चा अपनी 5th स्टैंडर्ड कंप्लीट करेगा। फिर उसके बाद जो बच्चा है अपना 14 साल का होगा, और 14 साल का जो बच्चा है वो 8th स्टैंडर्ड कंप्लीट करेगा, और आखिरी के जो 14 से 18 जो 4 साल में वो अपना जो है +2 कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। तो ये हमें याद रखना है कि 10+2 सिस्टम को रिप्लेस कर दिया है अब 5+3+3+4 ने, और इसमें जो एज ग्रुप रहेगा वो रहेगा 8 साल, फिर 11, फिर 14 और फिर 18 साल। ठीक है, तो हमें इसको बड़े आसान तरीके से याद रखना है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो कौन सा है?
15th। तो ये जो 15th क्वेश्चन है कि 2030 तक फिर एक टाइम पीरियड है, हमें याद रखना है कि जो मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन है टीचिंग के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर बात की है कि जो 12वीं के बाद जो बच्चे टीचिंग में जाना चाहते हैं या टीचिंग को एज ए प्रोफेशन रखना चाहते हैं, तो उनके लिए जो ग्रेजुएशन है एटलीस्ट कितने साल की होगी, ठीक है, तो वो कितने साल की होगी, 4 साल की होगी, ठीक है। अभी क्या रहता है कि बीएड अभी कुछ सालों से 2 साल की हो चुकी है, तो +2 के बाद बच्चा ग्रेजुएशन अगर करता है तो 3 साल का बीए बीएससी करता है, तो उसके लिए 2 साल का अलग से बीएड करना पड़ता है, तो टोटल 5 साल हो जाते हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि आप पहले ही चूज कर लीजिए कि अगर आपको टीचिंग करना है तो आपके लिए अलग ग्रेजुएशन होगा, और वो कितने साल का होगा, वो 4 साल का होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे अभी एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, ठीक है। तो एजुकेशन जो मिनिस्टर हैं अभी हम बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले तक वो क्या थे, एचआरडी मिनिस्टर थे, और जो अभी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो कौन है, रमेश पोखरियाल जी हैं, ठीक है, उत्तराखंड के जो नेता हैं, और इस जो मोदी 2 गवर्नमेंट है, तो मोदी 2 में वो हमारे देश के एचआरडी मिनिस्ट्री और अभी एजुकेशन मिनिस्टर वो बन चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरे ऑप्शन है हमारे नितिन गडकरी जी हैं, ये हमारे रोड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, ठीक है, रोड डेवलपमेंट, और इसके साथ ही इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग भी है, ओके। और फिर हमारे जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ये इनके पास हमारा स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रीन्योरशिप मिनिस्ट्री भी है, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील भी है, संभाल रहे हैं। और जो नितिन गडकरी जी हैं, इनके पास एमएसएमई, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो एमएसएमई, ठीक है, और हमारा जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्ट्री है, ठीक है। मिनिस्टर्स सारे के सारे आपको हर रोज रीड आउट करने हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार, ठीक है, और बहुत चांसेस हैं, तो हमें इनको रीड आउट करने हैं, याद एक दिन में हो भी नहीं सकते और ना ही हमें करने हैं, हर रोज आप देखते रहिए इनको और अपने आप ये बड़े आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, ठीक है, और जो पीयूष गोयल हैं ये हमारे क्या हैं, रेलवे मिनिस्टर हैं, ठीक है, और रेलवे के अलावा इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी है, ठीक है। लेकिन आंसर है हमारा एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, रमेश पोखरियाल है, ठीक है। तो हमारे देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और उनका बर्थडे हमारा नेशनल एजुकेशन डे भी है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 17वां, कि ये जो कमेटी है जिसने ये पूरी की पूरी जो पॉलिसी है ड्राफ्ट की, उस कमेटी के हेड कौन थे, ठीक है। तो कमेटी फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन मई 31, और इस कमेटी के हेड कौन है, ठीक है। जैसे अभी ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि कोठारी कमीशन, तो बीएस कोठारी जी थे, 1968 की जो पॉलिसी थी, तो उस कमेटी के हेड वो थे। तो ये जो 2020 की जो पॉलिसी है, इसके हेड कौन है, वो हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ठीक है। ये जो कस्तूरी रंगन जी हैं, आमतौर पे आपने शायद नाम ना सुना हो, क्योंकि पॉलिटिशियन नहीं है, ज़्यादातर हिंदुस्तान में हमें पॉलिटिशियंस या क्रिकेटर्स के ही नाम पता होते हैं। तो ये हमारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त साइंटिस्ट हैं, स्पेस साइंटिस्ट हैं, और 94 से लेकर 2003 तक ये इसरो के चेयरमैन भी रह चुके हैं, ये इसरो के चेयरमैन भी रह चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे एनआईटी जो यूनिवर्सिटी है उसके भी चेयरमैन रह चुके हैं, चांसलर, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान के भी चेयरमैन रह चुके हैं, ये जेएनयू के भी चेयरमैन रह चुके हैं, चांसलर रह चुके हैं। और अगर मैं बात करूं भारत के जो भी सर्वोच्च जो सम्मान है, चाहे वो पद्म विभूषण हो दूसरे नंबर का, चाहे वो पद्म भूषण हो, पद्म श्री हो, तो दूसरा, तीसरा और चौथा जो सर्वोच्च सम्मान है वो भी इन्हें अलग अलग टाइम पीरियड पे जो गवर्नमेंट है दे चुकी है। और हो सकता है कि अब इतनी बेहतर पॉलिसी बनाई है, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में इनको जो भारत रत्न से भी नवाजा जा सकता है, ठीक है। तो जो कस्तूरी रंगन जी हैं, ठीक है, तो ये इस कमेटी के हेड थे जिसने ये पूरी जो पॉलिसी है ड्राफ्ट की थी, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे दूसरे ऑप्शंस, डीएस कोठारी मैं बता चुका हूँ, 68 की पॉलिसी को इन्होंने ड्राफ्ट किया था। फिर राजीव कुमार जी, ये हमारे प्रेजेंट में जो नीति आयोग है उसके चेयरमैन हैं, और जो अरविंद सक्सेना जी, ये यूपीएससी के चेयरमैन है प्रेजेंट में, ठीक है। तो जो प्रेजेंट जो पॉलिसी है इसको ड्राफ्ट करने की का जो श्रेय है वो किसको जाता है, वो कस्तूरी रंगन जी को जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे क्वेश्चंस थे, और ये सारे के जो सारे क्वेश्चंस हैं, अगर आप इनको
4-5 बार पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है, नोट्स बना लेते हैं, तो इससे बाहर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आएगा आपको। और ये सारा का सारा जो MCQs है आपको डेफिनेटली आने वाले जो 8-10 महीने में जितने भी एग्जाम्स आएंगे, चाहे वो बैंक के हों, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो, चाहे वो आपका SSC का एग्जाम हो, CPO हो, CGL हो, MTS हो, CHSL हो, जितने भी एग्जाम हैं आपके, SBI हो, तो आपको ये जो इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं आ सकते हैं। तो इसको अगर आप देख भी लेते हैं 2-3, तो मैंने बड़ी कोशिश मेहनत करके बड़े आसान तरीके से ये आपको समझाया है। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छा भी लगा होगा लेक्चर। और आप इस तरह के जो लेक्चर्स हैं अगर और भी चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर लेकर मैं बड़ी जल्दी आपके साथ दोबारा मिलूंगा। थैंक यू।